Hello friends, welcome back to the video on the topic of prolactin hypersecretion. I will be discussing in this video because जब आप ऑब्स्टेटिक्स गायनी प्रैक्टिस में हैं या आप जनरल फिजिशियन हैं प्रैक्टिस में हैं तो आपके पास वुमेन में कम विद द हिस्ट्री ऑफ अमीनोरिया. दे कैन कम एंड उनके लिए आप जब उन्हें इवेल्युएट करेंगे तो यू कैन कम अक्रॉस कंडीशन जिसमें उनका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ होता है. सो in this video I will be discussing this topic जिससे आपको हेल्प मिले टू ट्रीट दोज वुमेन जिनका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा होता है. वो आपके पास संपर्क में आती हैं. आप अगर जनरल प्रैक्टिशनर हैं या आप गायनी प्रैक्टिस कर रहे हैं सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस कंडीशन. सो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्लिनिकल सेटअप में वो पेशेंट हमारे पास जो आएगा वो किस प्रकार से आएगा. उसका एक तो होगा, अगर वो फीमेल है तो she will come with either oligomenorrhea, she will be having delayed menses, or with total amenorrhea. She may come to you with a few months duration of amenorrhea and provided she is not pregnant. And also she may come with galactorrhea, nipple discharge उसको हो सकता है, और infertility. So these are the 4 conditions that are usually ये जो जिनके प्रोलैक्टिन लेवल हाई होते हैं, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की जो फीमेल पेशेंट होती हैं, दे यूजुअली प्रेजेंट विद दीज क्लिनिकल सिम्टम. तो अगर आप उनको एक तरीके से बांटेंगे तो क्लिनिकली दे विल बी हैविंग आइदर ओलिगोमेनोरिया और टोटल अमीनोरिया और दिस इनफर्टिलिटी और इवन निप्पल डिस्चार्ज व्हेन शी इज़ नॉट लैक्टेटिंग, दैट इज़ गैलेक्टोरिया. सो ये 4 क्लिनिकल सेटअप आप ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट, मेन अगर आपके पास आ रहे हैं तो दे कैन कम विद हाइपोगोनाडिज्म, एक तो, देन इनफर्टिलिटी एंड डिक्रीज लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन. सो ये होते हैं मेन में सिम्टम्स अगर उनको ये कंडीशन है. पहले वाले थे वो फीमेल में थे. नाउ अब इसमें हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में हम कब कहेंगे दीज क्लिनिकल सिम्टम, ये जो मैंने मेल फीमेल के क्लिनिकल सिम्टम आपको बताए हैं, इफ़ दीज क्लिनिकल सिम्टम दे आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज सीरम प्रोलैक्टिन लेवल. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आप जब उनको इवेल्युएट करेंगे आपका प्रोलैक्टिन लेवल उन्हें आपको हाई मिलेगा, प्रोवाइडेड इफ़ द पर्सन इज़ अ वुमेन एंड शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी में सीरम प्रोलैक्टिन लेवल अपने आप ही बढ़ता है, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल. उसमें हम इवेल्युएट क्या करेंगे, हम CT या MRI कर सकते हैं, और उसमें अगर इन केस मैनी टाइम्स इट इज़ एसोसिएटेड विद पिट्यूटरी माइक्रोएडिनोमा एंड मैक्रोएडिनोमा, सो दैट में बिकम एविडेंट ऑन योर MRI पिट्यूटरी. सो दीज आर द मेन मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से क्लिनिकल सिम्टम के साथ वो आते हैं. कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें आपको केवल MRI में एक इंसिडेंटल फाइंडिंग मिलेगी कि देयर इज़ ए माइक्रो और मैक्रो एडिनोमा, बट शी विल नॉट बी हैविंग एनी सिम्टम. सो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ नॉन फंक्शनिंग. वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. कुछ कंडीशन आपको ऐसी मिलेंगी कि आप उसको, सपोज शी हैज़ कम to you with only infertility, a woman has come to you with infertility and उसका अमीनोरिया, हाइपोमिनोरिया, ओलिगोमिनोरिया नहीं है, ओनली इनफर्टिलिटी है, मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर कॉज, और जब आप उसको पूरा इवेल्युएट कर रहे हैं तो आपको प्रोलैक्टिन लेवल हाई मिल रहा है, लेकिन उसमें अदर प्रोलैक्टिन के जो फीचर्स हैं, जैसे ज़्यादातर जो हाइपोगोनाडिज्म होता है, हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, वो उसमें नहीं नज़र आएगा. मे बी हर इनफर्टिलिटी इज़ बिकॉज ऑफ ट्यूबल ब्लॉकेज. इन दैट केस वो प्रोलैक्टिन लेवल जो हमको हाई मिल रहे हैं बट दे आर नॉट कॉजिंग सिम्टम, उसका क्या रोल है वो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी. आपको पता होना चाहिए. इसमें मैं आपके लिए कुछ MCQs जो आपको नीट PG में पूछे जा सकते हैं क्लिनिकल बेस्ड, वो भी उस पर भी मैं स्ट्रेस करूँगी, एंड सम क्वेश्चंस दैट आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम. एंड ऑल्सो वही क्वेश्चन आप अगर उनके सही जवाब जानते हैं तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको उसको कैसे अप्लाई करना है, ये एवरीथिंग विल बी कवर्ड in this video. So if you like this video, please subscribe to our channel. You can ask your questions through the comment box. I will be definitely reply you back, and share among your friends also to pass on the
नॉलेज। सो सबसे पहली बात जनरल कंसिडरेशन अगर हम देखेंगे तो किसी भी प्रोलैक्टिन लेवल अगर हाई है, हमें पता है इट इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से ये सिक्रीट होता है, लेकिन इसे कुछ कॉज होंगे कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया? तो दीज कॉजेज कैन बी डिवाइडेड इनटू फिजियोलॉजिक कॉजेज, फार्मेकोलॉजिक कॉजेज एंड पैथोलॉजिक कॉजेज। तो सबसे पहले these can be divided into physiologic, then pharmacologic and then pathologic. So physiologic causes जो होते हैं, that means there may be आपने एक बार पिट्यूटरी लेवल टेस्ट कराया, उसमें कुछ ऐसे में इंटरफेरेंस हो गया, लेकिन आपका आप रिपीट टेस्ट करा रहे हैं तो इट इज़ कमिंग नॉर्मल, प्रोवाइडेड उसमें आपको कोई क्लिनिकल सिम्टम भी नज़र नहीं आएंगे। सो ये आपका ऐसे इंटरफेरेंस हो सकता है। देन एक्सरसाइज के केस में हो सकता है प्रोलैक्टिन लेवल हाई। देन देयर इज़ अ फैमिलियल म्यूटेंट प्रोलैक्टिन रिसेप्टर। तो उसमें जैसे आपका अगर रिसेप्टर म्यूटेंट है तो उसके लिए आपको प्रोलैक्टिन ज़्यादा चाहिए, बट फिजियोलॉजिकल वो हाई ज़रूर है प्रोलैक्टिन लेवल ऑन एसए, बट आपकी बॉडी में वो उतना ही काम कर रहा है जितना आपका नॉर्मल प्रोलैक्टिन लेवल में काम होना चाहिए, इफ़ देयर इज़ अ फैमिलियल म्यूटेंट रिसेप्टर। सो उस कंडीशन में मैंने आपको एक तो बताया था कि आपको प्रोलैक्टिन लेवल हाई मिलेगा, बट क्लिनिकली आपको कोई उसमें सिम्टम नज़र नहीं आएगा। सेकेंड थिंग जो इसमें है दैट इज़ अ मैक्रोप्रोलैक्टिनीमिया। एक बिग हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोलैक्टिन लेवल सिक्रीट होता है, तो वो आप जब ऐसे होगा तो वो आपको हायर वैल्यू दिखाएगा, लेकिन उसमें भी कोई सिम्टम नज़र नहीं आएगा। तो ये जो दो कंडीशन मैंने आपको बताई हैं कि इन केस कि प्रोलैक्टिन लेवल आपको हाई मिलेगा, बट देयर विल बी नो क्लिनिकल symptoms which will correlate with the higher prolactin level. So these are the two conditions. These can be asked in your MCQ also. Now nipple stimulation में आपको ये प्रोलैक्टिन लेवल हाई मिलेगा इन केस ऑफ न्यूनेट्स, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। आप अगर टेस्ट कर रहे हैं, आप अगर सैंपल ले रहे हैं ड्यूरिंग स्लीप, आरईएम जो स्लीप पैटर्न होता है उस समय अगर आप सैंपल ले रहे हैं तो प्रोलैक्टिन में भी हाई। एंड ड्यूरिंग स्ट्रेस दैट इज़ आफ्टर ट्रॉमा और सर्जरी अगर आप ले रहे हैं तो इन दैट कंडीशन यू हैव टू कोरिलेट कि इसमें आपको फिजियोलॉजिकल जो आ रहा है, जो सिम्टम आ रहे हैं वो हैं या नहीं है। एंड ब्रेस्ट सकलिंग अगर आपकी हो रही है उसके बाद भी आपको ये हाई मिलेगा। सो दीज आर द फिजियोलॉजिकल कॉजेज, यू डू नॉट नीड टू वरी मच। नाउ देयर आर फार्मेकोलॉजिक कॉजेज एज वेल, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट बिकॉज कुछ ड्रग्स के इस्तेमाल से आपका नॉर्मली प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ेगा। तो आपको ये एंड पेशेंट में कम विद द सिम्टम्स ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया जो हमने देखा था, मेन वीमेन में अलग अलग हैं, दैट इज़ ओलिगोमिनोरिया, अमिनोरिया, देन गैलेक्टोरिया। तो गैलेक्टोरिया तो आपका दोनों में ही हो सकता है, मेल फीमेल में, लेकिन अमिनोरिया और इनफर्टिलिटी, हाइपोगोनाडिज्म ये आपको दोनों में मिलेंगे। तो आपको ये शी में और ही में नॉट बी टेलिंग यू कि वो कौन सी मेडिसिन ले रहा है। सो यू हैव टू टेक वेरी मेटिकुलसली द ड्रग हिस्ट्री इन सच केसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको जो पॉजिटिव फैक्टर है वो उस ड्रग हिस्ट्री में मिल जाएगा, एंड फर्दर जो बहुत अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं। वी कैन स्टॉप द ड्रग इफ़ पॉसिबल, और वी कैन रिड्यूस द डोज ऑफ दैट ड्रग। सो बहुत ही लंबी लिस्ट है। दीज ऑल थिंग्स कैन कम टू यू इन MCQ, सो यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी मेटिकुलसली। एक तो आपका एमोक्सापिन, एम्फोटामिन्स, एनेस्थेटिक एजेंट्स। तो एनेस्थेटिक एजेंट्स का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें तो फिर आपका सर्जरी का हिस्ट्री आ जाएगी। नाउ कमिंग टू एंटीसाइकोटिक्स लाइक हेलोपेरिडोल, क्लोरप्रोमाजिन। तो अगर ये उसकी मेडिसिन चल रही हैं एंड शी हैज़ कम टू यू विद द हिस्ट्री ऑफ गैलेक्टोरिया एंड यू डू एन एसे प्रोलैक्टिन लेवल हाई है, you will have to stop the drug if possible, or you can reassure कि this is because of this condition only. Now any kind of androgen, estrogen or progestin, if they are used, androgen, estrogen or progestin, any of the three hormones if they are being used, it can lead to hyperprolactinemia. ये भी आपको तीनों hormones एक साथ आप याद कर सकते हैं, any kind of androgen, progestin and estrogen. Now cimetidine
ओके, नॉट फेमोटिडीन और निजाटिडीन, बट साइमेटिडीन अगर यूज़ हो रहा है, हिस्ट्री है, तो उसमें आपका हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया होता है। डोमपेरिडोन विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड अलॉन्ग विद पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लाइक पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोन, रेबिप्राजोल डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन। सो इफ़ दे आर, यू हैव टू आस्क अबाउट कि आप कोई एंटी एसिडिटी मेडिसिन ले रहे हैं क्या, तो उसमें DSR वाला जो अगर आपका कंपोनेंट चल रहा है, एंड इफ़ शी इज़ कमिंग टू यू विद सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, देन आपका कॉज आपको मिल गया है, एंड यू हैव टू टेल द पेशेंट टू स्टॉप दैट बिकॉज दिस डोमपेरिडोन कैन बी स्टॉप। दिस इज़ नॉट एन एसेंशियल मेडिसिन, एंड इन प्रैक्टिस दिस इज़ द मोस्ट कॉमन ड्रग जो कि आपकी इसके साथ लिंक होती है। नाउ हाइड्रोक्सीजिन विच इज़ यूज्ड इन केसेस ऑफ एज एन एंटी एलर्जिक, इसकी भी आपको हिस्ट्री लेनी चाहिए। एंड व्हाट नेक्स्ट, लिकोराइस, दैट मीन्स आपको जो हम कहते हैं मुलेठी, कॉमनली खांसी के लिए मुलेठी का इस्तेमाल होता है, और उसको कई लोग बहुत उसका टेस्ट अच्छा होता है, तो कई लोग उसको हैबिट के तौर में डेली यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि मुलेठी मुंह में पड़ी रहेगी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये भी आपकी एक हिस्ट्री में आ जाएगा कि ये लिकोराइस वो नहीं यूज़ कर रहे हैं। मुलेठी के ज़्यादा इस्तेमाल से भी यू कैन गेट दिस कंडीशन ऑफ हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया। सो अति आपको किसी चीज़ की नहीं करनी है। देन MAO इनहिबिटर्स, मिथाइल डोपा विच इज़ नाउ इट इज़ वेरी रेयरली यूज्ड, मेटोक्लोप्रोमाइड विच इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड, एंड ओपियोइड्स, निकोटीन, ये आपकी मेडिसिन है। देन प्रोटीएज इनहिबिटर्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ HIV। सो अगर कोई HIV पॉजिटिव आपको, उसकी भी आप हिस्ट्रीज में ले सकते हैं इन केस कि अगर आपका हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया का केस है तो, क्योंकि उसके लिए अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर्स अगर आपके हैं दे आर, तो इट मे बी द कॉजेटिव एजेंट। देन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएक्टेक इनहिबिटर्स, जो जैसे पैरोक्सिटिन हो गया, सर्ट्रेलिन हो गया, उसकी आपको हिस्ट्री पूछनी है कि वो ये मेडिसिन ले रहे हैं क्या, एसिटेलोप्राम हो गया। एंड व्हाट नेक्स्ट, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स लाइक एमिट्रिप्टिलिन, नॉरट्रिप्टिलिन, अगर ये, बिकॉज दीज मेडिसिन आर नाउ डेज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन केस ऑफ एडल्ट्स, और इस वजह से, एंड व्हेन दे आर यूज्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और आपका जब वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है तो दे मे कम अप विद द साइड इफेक्ट ऑफ दिस एज हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया। दे मे नॉट बी एबल टू कोरिलेट, बट एज अ फिजिशियन यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड कि अगर सबसे पहला, क्योंकि ये आपका ब्रेन से रिलेटेड है, तो ब्रेन पे एक्ट करने वाली जो भी मेडिसिन है दे आर यूजुअली नोन टू कॉज हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, और अगर वो ले रहे हैं तो यू कैन stop it if possible, or you can switch to another or lower dose agent. और verapamil भी also known to cause this hyperprolactinemia. Now this is the pharmacologic cause, because ये pharmacologic cause इसलिए important है, अगर आपकी हिस्ट्री में pharmacologic cause नज़र आ रहा है, then you will not be going to MRI or imaging. First you will have to stop this मेडिसिन, यू हैव टू पॉइंट एट दिस मेडिसिन। सो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, आपको MCQ में भी आ सकता है कि एक पेशेंट है हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया के साथ आती है, उसकी हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री है ये लेने की। सो व्हाट विल बी द, सपोज शी इज़ टेकिंग सम डोमपेरिडोन और शी इज़ टेकिंग एमिट्रिप्टिलिन, एंड व्हाट द इज़ द नेक्स्ट स्टेप यू विल बी टेकिंग। सो जो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें वो आपको एक ऑप्शन दे देंगे कि यू हैव टू स्टॉप दिस मेडिसिन, और एक ऑप्शन दे देंगे कि गेट द MRI डन। सो उसमें आप दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई MRI भी करनी होती है, बट इट इज़ ऑन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अगर आप करना चाहते हैं, तो अगर ऐसी कोई फार्मेकोलॉजिक ड्रग की हिस्ट्री है तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू stop that medicine, and straightforward you will not go for MRI or CT. So यहाँ पे आपको MCQ में वो इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं। आप सोचेंगे कि हम पहले इवेल्युएट ही तो करना है, तो आप इवेल्युएट करेंगे, नहीं, वो इवेल्युएशन तब होगा, MRI तब इंडिकेटेड है जब आपका कोई फिजियोलॉजिक या फार्मेकोलॉजिक कॉज उस पेशेंट में नहीं है, देन यू विल जंप टू imaging. If there is a pharmacologic cause present in a case of hyperprolactinemia, first you have to work on that pharmacologic cause, and you will not do any further evaluation. Now
कमिंग टू पैथोलॉजिक कॉज, पैथोलॉजिक कॉज आपके अगर एक्रोमेगैली प्रेजेंट है, साथ में ये है हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया हो सकता है। देन क्रॉनिक चेस्ट वॉल स्टिमुलेशन, जैसे आफ्टर थोरेकोटॉमी हो सकता है, या आफ्टर ऑगमेंटेशन और रिडक्शन मेमोप्लास्टी, या मैस्टेक्टॉमी के बाद हो सकता है। हर्पीज जोस्टर अगर आपको चेस्ट वॉल एरिया में है तो आपका प्रोलेक्टिन लेवल हाई हो सकता है। एंड अगर किसी ने निपल रिंग्स पहनी हुई हैं तो उसमें हो सकता है। सो लोकल एग्जामिनेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तो ये जो चीज़ें हैं इसमें इसकी हिस्ट्री भी आपको लेनी है। आपको हर्पीज जोस्टर अगर रहा है उसकी हिस्ट्री, लोकल एग्जामिनेशन भी आप करेंगे, निपल रिंग्स पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई है। सो ये आपकी कोई हिस्ट्री हुई है ऑगमेंटेशन या रिडक्शन मेमोप्लास्टी की, वो आपको देखना है ना। तो ये ऑल दीज हिस्ट्री नेगेटिव और पॉजिटिव एंड दिस रिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर important in your local examination, so you cannot miss that. And if they are present, you have to specially mention them because now you are getting the cause. Now hypothalamic और pituitary stroke damage की वजह से हो सकता है hypothyroidism. This is very important. This can also be asked you in MCQ. A woman who is having serum TSH of suppose 20 एंड प्रोलेक्टिन लेवल भी आपका उसका वो उन्होंने लिख दिया 50. सो व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में आपको आ जाएगा कि यू विल स्टार्ट द लीवोथायरॉक्सिन, यू विल स्टार्ट द लीवोथायरॉक्सिन प्लस ब्रोमोक्रिप्टिन, यू विल बी डूइंग MRI, तो इस तरीके से वो आपको ऑप्शन दे सकते हैं. You have to understand if a woman or man is having hypothyroidism along with hyperprolactinemia, फर्स्ट ट्रीटमेंट आपको दोनों का इनिशिएट नहीं करना है. फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, क्योंकि मैनी ए टाइम्स दिस हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया इज अ रिजल्ट ऑफ पिट्यूटरी एनलार्जमेंट इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. उसकी वजह से आपका प्रोलेक्टिन आपका बढ़ जाता है. सो TSH को आपको पहले कंट्रोल में लाना है. अगर आपका TSH कंट्रोल में आने के बाद में भी प्रोलेक्टिन लेवल हाई है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट यूजुअली व्हाट हैपेंस, जब आप हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करते हैं, व्हेन TSH लेवल कम्स टू नॉर्मल, आपका जो प्रोलेक्टिन लेवल है वो भी अपने आप नॉर्मल आ जाता है. तो अगर आपके पास दोनों कंडीशन एक पेशेंट में है तो आप दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ स्टार्ट नहीं करेंगे. फर्स्ट यू हैव टू ट्रीट दिस हाइपोथायरॉयडिज्म. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. इट कैन बी आस्क्ड इन योर MCQ. मैंने अभी बताया क्लिनिकल बेस्ड MCQ में किस तरीके से ये पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जा सकता है और आपको कैसे कंफ्यूज किया जा सकता है. ऑल्सो इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस, सपोज अ वुमेन इज कमिंग टू यू विद द हिस्ट्री ऑफ ओलिगोमिनोरिया और ओमिनोरिया, आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड यू गेट TSH हाई एज वेल एज प्रोलेक्टिन लेवल हाई. आप क्या ट्रीटमेंट देंगे? यू विल नॉट स्टार्ट बोथ द ड्रग्स कि आप लीवोथायरॉक्सिन भी दे देंगे और आप कैबरगोलिन भी दे देंगे. नो, यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट विद द levothyroxine. You have to bring it the TSH within normal limit, and after TSH is now normal, then you will re-evaluate for the prolactin. And अगर prolactin normal है तो there is no question of treatment. And if it is still high, then you have to step up the ट्रीटमेंट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सीधा आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ में हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया में दोनों को ट्रीटमेंट नहीं करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो for the control of this TSH level. You have to bring this to the normal. So in case of liver and kidney disease, also kidney failure, you can get a higher prolactin. So अगर आपको प्रोलेक्टिन लेवल हाई आ रहा है, आपके कोई फार्माकोलॉजिक कॉज नहीं है, कोई क्लिनिकली आपको उसमें कोई लिवर या किडनी की समस्या नज़र आ रही है, then you have to do with the all these tests also. Then prolactin secreting tumors भी हो सकते हैं. देन स्यूडोकाइसिस, फॉल्स प्रेगनेंसी में भी आपका प्रोलेक्टिन लेवल हाई होगा. एंड स्पाइनल कॉर्ड लीजन्स एंड सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसिस. आपको अगर SLE है, क्लिनिकली जो एविडेंट हो जाता है कि SLE है और प्रोलेक्टिन लेवल हाई है, तो आपको वो क्लिनिकली उसके फेस पे ये दिख जाएगा. सो दीज आर मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज ऑल्सो द पैथोलॉजिक कॉज. So you should be all aware about all these things, but few common things that are commonly present in the clinical setting. So ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. ड्रग्स को आपको बिल्कुल भूलना नहीं है और
उसी हिसाब से फिर आपको MCQ भी आ सकते हैं। बहुत सारे MCQ आपके इसमें कवर हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस प्रोलेक्टिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स और माइक्रोप्रोलेक्टिनोमा और मैक्रोप्रोलेक्टिनोमा। सो माइक्रो और मैक्रो कहने का आपका तात्पर्य क्या है, क्या क्राइटेरिया है जिसमें हम माइक्रो कहेंगे और क्या क्राइटेरिया है जिसमें हम मैक्रोप्रोलेक्टिनोमा कहेंगे। पिट्यूटरी सिक्रेटिंग ट्यूमर, माइक्रोप्रोलेक्टिनोमा, इफ द एडिनोमा इज लेस देन 1 सेंटीमीटर इट इज़ माइक्रोप्रोलेक्टिनोमा। उसकी प्रोग्नोसिस अलग होती है, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। एंड इफ इट इज़ मोर देन 1 सेंटीमीटर इट इज़ मैक्रोप्रोलेक्टिनोमा, उसका अलग प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट होता है। दिस माइक्रोप्रोलेक्टिनोमा जो छोटा वाला होता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर अगर है, इट इज़ मोर कॉमनली सीन इन वुमेन, एंड मोर देन 1 सेंटीमीटर माइक्रोप्रोलेक्टिनोमा इट इज़ मोर कॉमनली सीन इन मेन। एक तो आपका ये डिफरेंस हो जाता है। एंड दिस जो एग्रेसिव मैक्रोप्रोलेक्टिनोमाज होते हैं उनका आपका जो प्रोग्नोसिस होता है वो पुअर होता है, उसमें आपके अदर सिम्टम्स भी होते हैं, लाइक जो आपका बिकॉज इट इज़ ए स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, उस जगह पे जब वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो आपका विजुअल फील्ड में डिफेक्ट आ सकता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है। सो समटाइम्स दे आर द प्रेजेंटिंग फीचर्स जिसकी वजह से पेशेंट आपके पास आ रहा है। हो सकता है वो जो आदमी है ही इज़ अराउंड 50 ईयर्स, सो ही मे नॉट बी एबल टू एड्रेस हिज सिम्टम्स ऑफ हाइपोगोनाडिज्म और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी वो उसको उस समय इतनी तवज्जो ना दे, उसकी वजह से वो आपसे ना मिले। ही मे कम टू यू विद विजुअल प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो हेडेक, क्रॉनिक हेडेक। तो वो उसमें आपके प्रेशर सिम्टम्स आ सकते हैं इन केस ऑफ मैक्रोप्रोलेक्टिनोमास, एंड सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और क्या है, दीज आर समटाइम्स द मेन जो आपके मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजियाज टाइप 1 एंड टाइप 4 का भी ये जो फैमिलियर पार्ट हो सकता है। दीज मैक्रो एंड माइक्रोप्रोलेक्टिनोमास कैन ऑल्सो बी रेयरली पार्ट ऑफ मेन 1 एंड मेन 4। तो ये आपको MCQ के लिए याद रखना है। नाउ कमिंग टू क्लिनिकल फाइंडिंग्स, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड साइंस। सो हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया जो होता है इट मे कॉज हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म एंड रिड्यूस्ड फर्टिलिटी। सो दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQ ऑल्सो कि किस टाइप की हाइपोगोनाडिज्म हाइपरपिट्यूटरिज्म करता है। ऑल्दो इट इज़ हाइपरपिट्यूटरिज्म बट यू अंडरस्टैंड दैट इट कॉजेज हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। सो जब भी आपके पास मेल फीमेल इनफर्टिलिटी को लेकर आते हैं, आप अगर उसमें FSH और LH लेवल चेक करेंगे, ईस्ट्रोजन या आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करेंगे, सो दे ऑल आर लो। आपको ये ध्यान रखना है। सो हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, आपको FSH LH ही कम हो जाएंगे तो आपका नीचे टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन जो है वो भी आपको कम ही होगा। सो हाइपोगोनाडोट्रोपिक, दिस इज लेस सिक्रेटेड। हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म होता है इसमें। सो दिस इज एन MCQ that is usually asked. So 90% of the women they come with either amenorrhea or oligomenorrhea or infertility in case of premenopausal women, 90%. So this is a very common finding in case of women but not in men. Men में तो आपको ये नहीं मिलेगा। Men में sometimes they do not come with erectile dysfunction or with hypogonadism because they may feel कि ये बताना जो उनको सोसाइटी में एक टैबू की तरह नज़र आता है, तो इसलिए वो उसके लिए नहीं आएंगे। बट वुमेन में दे कम विद ओलिगोमिनोरिया बिकॉज दिस इज़ वेरी almost 90% of the women they experience this. Now some women they may also experience other features of this hypogonadism. That means अगर आपका estrogen कम होगा तो what else can occur? Yes, vaginal dryness can occur, loss of libido can occur. So these are the presenting features. बस most common presenting feature अगर आपको women में पूछेंगे तो they will be amenorrhea और oligomenorrhea और infertility. Now ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है आपका, अब अगर आपके पास माइक्रो एडिनोमा है और मैक्रो एडिनोमा है, एंड इफ़ अ वुमेन
शी कम्स टू यू विद माइक्रो एडिनोमा, यू ट्रीट हर एंड शी बिकम्स प्रेग्नेंट, तो व्हाट आर द चांसेस कि उसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो माइक्रो एडिनोमा विल ग्रो? सो इट इज़ ऑलमोस्ट 3%, ओनली 3% में आपका ये बढ़ता है, ग्रो करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. बट इन केस ऑफ माइक्रो एडिनोमा, अगर वुमेन को माइक्रो एडिनोमा था, यू ट्रीटेड इट एंड नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट, सो ऑलमोस्ट 30% इसमें ग्रोथ होती है. सो ये भी आपको एक फीचर है जो ध्यान रखना है. इफ़ ए वुमेन इज़ कमिंग टू यू विद माइक्रो और मैक्रो एंड शी बिकम्स प्रेग्नेंट, तो आपको उसकी ड्रग ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है या नहीं. इन केस ऑफ मैक्रो एडिनोमा, येस डेफिनेटली यू विल बी कंटिन्यूइंग द ट्रीटमेंट. आप उसका अगर कैबागोलिन पे थी तो यू हैव टू कंटिन्यू इट, यू विल नॉट स्टॉप इट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि 30% चांस है कि वो साइज़ में ग्रो करेगा. एंड मॉनिटरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यू कैन नॉट मॉनिटर विद द प्रोलैक्टिन लेवल्स, बिकॉज वो तो आपके प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकली ही बढ़ रहे हैं. सो यू कैन नॉट मॉनिटर. बट कैसे आप मॉनिटर करेंगे? आप उसको फ्रिक्वेंट MRI भी नहीं करेंगे, क्योंकि MRI में एक प्रॉब्लम ये है कि फिजियोलॉजिकली ही आपका एंटीरियर पिट्यूटरी का साइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ता है. सो MRI में भी आप उसको बहुत अच्छे से कोरिलेट नहीं कर सकते. सो व्हाट विल बी द पैरामीटर दैट यू विल बी यूजिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू मॉनिटर सच केसेस? इट इज़ आपकी पेरीमेट्री, विजुअल फील्ड चार्टिंग आप उसकी करेंगे. अगर विजुअल फील्ड चार्टिंग आपकी जो दिख रही है उसमें डिटेरियोरेशन हो रहा है, आप समझ जाइए कि दिस इज़ पैथोलॉजिकली ग्रोइंग. सो आपसे ये भी MCQ में पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप क्या पैरामीटर यूज़ करेंगे? यू विल नॉट बी यूजिंग प्रोलैक्टिन लेवल्स, यू विल नॉट बी यूजिंग MRI दैट फ्रिक्वेंटली, बट विजुअल फील्ड चार्टिंग एवरी 3 months. So this is the thing that is used for assessing the prognosis during pregnancy. Now coming to one more important thing, sometimes a large molecular weight आपका different type का prolactin, abnormal form of prolactin is being secreted during pregnancy, then it may cause peripartum cardiomyopathy. Peripartum cardiomyopathy. Large molecular different form of prolactin is secreted and it causes peripartum cardiomyopathy. In such case, if we give dopamine agonist to reduce this prolactin level, this peripartum cardiomyopathy will get corrected. So in case of peripartum cardiomyopathy, do not forget this as a causative agent. And अगर ये आपका present है तो only doing away with this छोटी सी गोली आपको इसमें रिलीफ करा सकती है. सो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर MCQ. नाउ कमिंग टू लैब फाइंडिंग, सबसे पहले तो विटामिन विच में इन्फ्लुएंस द प्रोलैक्टिन एस्से इज बायोटिन. अगर एक पेशेंट बायोटिन ले रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं उसको हाइपोगोनाडिज्म है, हो सकता है उसको हेयर लॉस की भी समस्या हो, वो उसके लिए बायोटिन ले रहा हो, और बायोटिन लेने की वजह से उसका प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो स्पूरियसली लो आता है, नॉट हाई बट लो. सो कितना घंटे पहले तक वो बायोटिन ना ले? इट इज़ 8 hours. दिस इज़ अ वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन. अगर आपका वाइवा अच्छा जा रहा है तो आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है. और बायोटिन से क्या होगा? उसका फॉल्स लो वैल्यूज़ आएंगी. और कितने घंटे पहले तक उसको बायोटिन नहीं लेनी है अपने ऐसे से? इट इज़ 8 hours. 8 hours से पहले उसको नहीं लेनी है. नाउ यू हैव टू रूल. अगर आपको प्रोलैक्टिन लेवल हाई आता है, सपोज शी हैज़ कम टू यू विद अमिनोरिया एंड आपने टेस्ट कराया, उसका प्रोलैक्टिन हाई आ रहा है, सबसे पहले रूल आउट प्रेगनेंसी. समटाइम्स ऑल्दो शी मे बी हैबिचुअल अमिनोरिक, उसको ओलिगोमिनोरिया है, बट एक जब वो आपके पास आई बाई चांस एट दैट टाइम शी इज़ प्रेग्नेंट, एंड बिकॉज उसको ये बार बार होता है, सो उसने वो टेस्ट नहीं किया, शी हैज़ कम टू यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोलैक्टिन लेवल हाई आता है तो एक वुमेन में यू हैव टू रूल आउट प्रेगनेंसी. ऑल्सो यू विल बी डूइंग टेस्ट फॉर हाइपोथायराइडिज्म, FT4 एंड TSH यू विल बी डूइंग. इफ़ क्लिनिकली इंडिकेटेड आप उसको ACTH एंड
एक्रोमेगैली के लिए, ग्रोथ हार्मोन के लिए आप क्या टेस्ट करते हैं? ग्रोथ हार्मोन के लिए आप करते हैं IGF-1। अगर आपको उसमें एक्रोमेगैली के भी साइंस नज़र आ रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस टेस्टिंग। दिस इज कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर MCQ। सो और हाइपोगोनाडिज्म है तो देन यू विल बी डूइंग एस्ट्रेडियोल, FSH, LH। इन केस ऑफ मेन, टेस्टोस्टेरॉन and free testosterone, they both are done. Now coming to imaging, I have told you earlier, अगर उसमें कोई फार्मेकोलॉजिक कॉज नहीं है, कोई फिजियोलॉजिक कॉज नहीं है, then only you will go for imaging. अगर फार्मेकोलॉजिक कॉज प्रेजेंट है, then you will be doing first treatment, follow up, and if no improvement, then you have to go for imaging. So imaging, best imaging is MRI, pituitary MRI is, and in cases of macroadenomas, yes, definitely visual field charting has to be also done. Or now coming to differential diagnosis for galactorrhea. Suppose she has come to you with galactorrhea and prolactin is high or normal. So what are the causes? Normally a parous woman who has already breastfed once, she may experience nipple breast discharge throughout her life. एक तो वो चीज़ हो गई। हाँ, लेकिन अगर कोई नल्ली पैरस है, इफ़ अ नल्ली पैरस वुमेन इज़ हैविंग गैलेक्टोरिया, देन देर इज़ सम कॉज बिहाइंड इट, ऑलवेज रिमेंबर। अपार्ट फ्रॉम वाइट कलर डिस्चार्ज, इफ शी इज़ हैविंग सीरस डिस्चार्ज और एनी अदर कलर डिस्चार्ज, देन इट मे नॉट बी ऑफ मच इम्पोर्टेंस, बट इफ द डिस्चार्ज इज ब्लड स्टेन, देन देयर इज़ अ चांस ऑफ मेलिग्नेंसी। यू शुड, आपको उसको नज़रअंदाज नहीं करना है इफ़ द डिस्चार्ज इज़ ब्लड स्टेन। सो ये कुछ पार्ट हैं गैलेक्टोरिया के जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ओके, नाउ कमिंग टू दिस ट्रीटमेंट पार्ट। मेडिकेशंस, दे आर यूजुअली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होती हैं वो मेडिसिन्स होती हैं, और आपकी डोपामिन एगोनिस्ट होगी, कैबागोलिन, एर्गोट डेरिवेटिव है, देन ब्रोमोक्रिप्टिन, दे आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। कैबागोलिन की जो है, जो इनिशियल डोज है 0.25 मिलीग्राम वंस डेली, वंस वीकली, you will start with this for first week. Then second week you will be doing it twice weekly. Then next week you will be increasing the dose to 0.5 twice weekly, and hence maximum dose is 1.5 milligram. Maximum dose of Cabagolin is 1.5 milligram twice weekly. Preferably these medicines are given at bedtime because they may cause postural hypotension, nausea. So these are the side effects. So to avoid them, we give at bedtime. This is the initial, how to initiate, how to increase, and what is the maximum. So depending upon how the woman is tolerating, वो कैसे tolerate कर रही है, and her prolactin levels. So these are the, then bromocriptine की जो डोज है, इट इज़ वेरी वाइड, स्टार्टिंग फ्रॉम 2.5 टू 20 मिलीग्राम, 1.25 ब्रोमोक्रिप्टिन की 1.25 से 20 मिलीग्राम पर डे, ये डेली देते हैं। कैबागोलिन वीकली देते हैं और ट्वाइस वीकली। सो दिस इज डोपामिन एगोनिस्ट इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। नाउ माइक्रो एडिनोमास यूजुअली दे गेट करेक्टेड, और मैक्रो एडिनोमास का भी साइज कम हो जाता है विद दिस ड्रग। इट हैज़ टू बी टेकन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब अगर कोई वुमेन माइक्रो एडिनोमा की है एंड शी सपोज शी इज़ हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, शी इज़ माइक्रो एडिनोमा, शी कैन टेक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। बट अगर कोई वुमेन हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया की है एंड उसको मैक्रो एडिनोमा है, देन वी विल नॉट बी गिविंग हर hormone replacement therapy or OC pills for her for contraceptive purpose, because it may aggravate the macroadenoma size. उसमें हम क्या कर सकते हैं? One thing, if a woman is having macroadenoma and उसको हमने dopamine agonist दिया और उसका remission हो गया, in that case she can start on with OC pills or hormone replacement therapy, provided that dopamine agonist is also continued. Now during pregnancy,
माइक्रो एडिनोमा वुमेन, उसका जिसका प्रोलैक्टिन लेवल ठीक हो गया है, इफ़ शी बिकम्स प्रेग्नेंट, शी मे skip not to have dopamine agonist during her pregnancy. But if a woman is of macroadenoma, आपने उसको कैबागोलिन दिया एंड प्रोलैक्टिन उसका ठीक हो गया, she becomes pregnant, you have to continue that dopamine agonist throughout her pregnancy. Now when she is taking it during pregnancy, question arises about the drug safety teratogenicity effect. सो इसका कैबागोलिन का आपका जो सेफ्टी प्रोफाइल है, टेरेटोजेनिसिटी है, अभी तक रिपोर्टेड नहीं है. सो यू हैव टू कंटिन्यू इट. इफ़ अ वुमेन सेज कि नहीं उसको नहीं लेना है, देन यू हैव टू डू द विजुअल फील्ड चार्टिंग एवरी 3 months. सो डोपामिन कैन बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इट हैज़ टू बी गिवन इन केसेस ऑफ मैक्रोएडिनोमा. नाउ डोपामिन एगोनिस्ट विद macroadenoma and OC pills. A woman of microadenoma can have this OC pills, but macroadenoma woman can have these OC pills only and only if her prolactin and her macroadenoma is controlled with dopamine agonist, and this has to be taken along with this. जब तक वो ये dopamine agonist लेती रहेगी after the correction, then she can have this OC pills, otherwise not. Now coming to surgical treatment. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो एक तो हमारा टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है, एक दूसरा होता है मिसकैरेज रेट. सो आपका डोपामिन एगोनिस्ट का डू नॉट इंटरफेयर विद मिसकैरेज रेट और विद टेरेटोजेनिसिटी. दिस मस्ट बी क्लियर इन योर mind. You have to continue if required during pregnancy also. Now it's coming to surgical treatment. Transsphenoidal surgery is the preferred route. In case of microadenoma almost 85% clear हो जाता है, सक्सेस रेट है. मैक्रोएडिनोमाज में सर्जरी का जो आउटकम है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, बट सर्जरी के लिए केसेस ही हम वो लेते हैं जो कि आपका मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है. साथ ही साथ 3% ऑफ केसेस मे हैव CSF लीक और मे हैव स्ट्रोक और मे हैव मेनिंजाइटिस और विजुअल लॉस. सो दिस कंसेंट हैज़ टू बी टेकन pre-op only. In case आपकी एपोप्लेक्सी हो रही है उस समय you have to do it as emergency, otherwise you can go for routine also if someone is not willing to take lifelong dopamine agonist. So this 3% of the side effect जो आपका आउटकम है, जो कॉम्प्लिकेशन है, ये you have to discuss in detail prior to the surgery. क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि एक सर्जरी कराओ बाकी सब ख़त्म, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये कॉम्प्लिकेशन यू हैव टू इन्फॉर्म द पर्सन बिफोर हैंड एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क एंड गिव कंसेंट टू अवॉइड एनी फर्दर लीगल कॉम्प्लिकेशंस. अब जब आप उसकी सर्जरी कर रहे हैं तो देयर आर 2 काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन दैट मे ऑकर पोस्ट ऑपरेटिवली एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट, क्योंकि द ट्रीटमेंट इज़ वेरी सिंपल एंड समटाइम दे आर सेल्फ लिमिटिंग. सो आफ्टर विदिन 2 days diabetes insipidus may occur but it is self limiting. One thing, after 2 days वो हो सकता है. डू नॉट पैनिक, reassure the patient. Sometimes after 4 to 13 days hyponatremia may also occur. उसमें क्या आपको क्या करना है, the patient may present with this headache, malaise or even seizure because of this hyponatremia. That is a common post operative finding. 4th से 13th डे आपको ये वाइवा में पूछा जा सकता है, बेड साइड वाइवा में, कि पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव ट्रांसफिनोइडल सर्जरी का है, 4th डे पे ही इज़ कंप्लेनिंग हेडेक. सो आप उसका सोडियम लेवल चेक कराइए, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है. और आपको क्या ट्रीट करना है, हाउ यू विल बी गोइंग टू ट्रीट इट, नथिंग मच, बट यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट द हाइपोटोनिक फ्लूइड एंड फ्री वाटर. आपको उसका रेस्ट्रिक्ट करना है. इट इज़ ऑल्सो ऑटो रिकवरेबल बट यू हैव टू बी अवेयर, क्योंकि अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो सीजर में भी लैंड अप कर सकता है. नाउ कमिंग टू स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, इन सम केसेस इट इज़ बीइंग डन.
and chemotherapy also. So what are the drugs that are, अगर वो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट को इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इन केस ऑफ एग्रेसिव पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमास यू मे हैव टू ऐड टेमोजोलामाइड फॉर 5 days ड्यूरिंग 28 days साइकिल और एवरोलुमिस अलॉन्ग विद कैबागोलिन. सो ये 2 ड्रग्स हैं आपकी कीमोथेरेपी में जो यूज़ हो सकती हैं. एंड व्हाट अबाउट द प्रोग्नोसिस? प्रोग्नोसिस फॉर माइक्रोएडिनोमास इज़ गुड. मैक्रो में आपकी प्रोग्नोसिस उतनी अच्छी नहीं होती है एंड इवन समटाइम्स ईयर इज़ रिक्वायर्ड जो आपको ट्रीटमेंट देके आपका लेवल नॉर्मल लाने में. सो दीज आर द थिंग्स. रिकरेंस मैंने आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बताया है. 10 years रिकरेंस रेट जो है आपका इट इज़ 13% फॉर माइक्रोएडिनोमा एंड इट इज़ द हायर for macroadenoma. So in this video I have described this hyperprolactinemia and in detail. Next video में I will be discussing the non-functioning pituitary adenomas. So how they differ and what are the treatment. So please stay connected with us, subscribe to our channel and share among your friends.